सो वेलकम बैक टू द अनदर क्लास ऑफ बिजनेस लॉ की और एक क्लासेस की आज हम बात करेंगे। और इस क्लास में हम क्या लाए हैं, इसमें लाए हैं कि ऑफरेंट एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है। समझ में आई बात? आपको पता है कि ऑफर नीड्स टू बी एक्सेप्टेड, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, तो बिफोर ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन आपका ये ऑफर कब तक कम्युनिकेट हो गया सामने पार्टी को, और एक्सेप्टेंस कब एक्सेप्ट हो गया, ये कम्युनिकेशन कब पहुंचेगा ऑफरर को, इसको जानने के लिए आपको चाहिए पूरा का पूरा घन चक्कर। समझ में आई बात? पूरा थियरी उसके अंदर में। तो चलिए उस पर आज टूट पड़ते हैं। समझ में आई बात? तो यही बात है कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑपरेंट एक्सेप्टेंस, इसके ऊपर हम बात कर रहे थे, बहुत ज्यादा पहले से बात कर चुके हैं। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। इफ यू हैव नॉट वॉच्ड द प्रीवियस क्लासेस देन बिलो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन दैट यू कैन वॉच। एंड अगर टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करते हो तो सब कुछ पहले से आपको मिल जाएगा जो पड़ेगा। सो वेलकम बैक, दिस इज धीरेन्द्र कुमार मोहता, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स, विद यू टू गाइड यू, टू स्टिमुलेट यू, टू एनकरेज यू टू बिल्ड अप योर करियर। चलिए बात करते हैं आज आगे। तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑपरेंट एक्सेप्टेंस, तो ऑपरेंट एक्सेप्टेंस कहां तक कम्युनिकेट हो गए, ये कैसे पता चलेगा ना। पहले हम ये पढ़ चुके हैं कि ऑफरेंट एक्सेप्टेंस आपको वैलिड तब माने जाएंगे जब ये कम्युनिकेटेड है। समझ में आई बात? ये जब सामने पार्टी को पता चल गया है, आपको ऐसा लगने से नहीं होगा, आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि सामना पार्टी को पता है, तब जाकर के आप काम कर सकते हो व्यापार में, ठीक है ना। तो ऑफर कम्युनिकेट नहीं होगा तो एक्सेप्टेड ही नहीं होगा। समझ में आई बात? तो यही बात है। तो सिमिलरली एक्सेप्टेंस जब होगा वो कम्युनिकेटेड नहीं होगा तो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होंगे। दैट मीन्स कि ये बंदा है ऑफरर, ये बंदा है एक्सेप्टर। तो सबसे पहला बात तो ऑफरर ऑफर ही नहीं होगा तो फिर एक्सेप्ट कैसे होगा, और एक्सेप्ट ये हुआ है करके इसको कम्युनिकेट नहीं होगा तो लीगल रिलेशन नहीं क्रिएट हो सकते। अब क्वेश्चन सवाल ये पैदा होता है कि कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ये कहां तक, अप टू विच एक्सटेंट इट हैज कंप्लीटेड, हम मान लेंगे ये कहां तक है। वही बात है, तब ना जाकर के सामना पार्टी को ये लीगली बाउंड करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, सबसे पहले देखते हैं ऑफर की कम्युनिकेशन कहां पे हो जा रहा है। तो सेक्शन 4 के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट तब होता है जब इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। जिसको ये ऑफर किए जा रहे हैं उसके नॉलेज में आएगा तब ऑफर कम्युनिकेट होता है, माना जाएगा। लेकिन एक्सेप्टेंस के क्षेत्र में अलग है। पहले आप हम पढ़ेंगे ऑफर कब कम्युनिकेट हो रहा है, ठीक है ना। तो जिसको हम ऑफर कर रहे हैं जब उसकी कान तक पहुंच जाएगा तब हम समझ जाएंगे कि हम जो ऑफर कर रहे हैं वो कंप्लीट हो चुका, एकदम सही जा रहे हैं। तो लेटर, अगर पहले क्या जमाना हुआ करता था ना, वो लेटर भेजा जाता था, टेलीग्राम भेजा जाता था, उस जमाने की ये इंग्लिश लॉ है, ब्रिटिश लॉ है, तो उसके हिसाब से उसके एग्जांपल ज्यादा आ रहे हैं। हालांकि फोन में कम्युनिकेशन होगा या फिर ईमेल में कम्युनिकेशन होगा तो उसके लिए भी हम पढ़ेंगे, लॉ अमेंडमेंट हो चुका है, ठीक है ना। तो लेटर जहां पे ऑफर दिया गया है वो अगर ऑफर ही के पास पहुंच जाएगा तब ये ऑफर कम्युनिकेट हुआ ऐसा माना जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल दीजिए, दिल्ली की जो ए है वो पोस्ट करता है लेटर बी ऑफ बॉम्बे को कि उसका घर बेच देगा कितना में, 10 लाख रुपया में। और ये लेटर पोस्ट होता है अप्रैल 5 में। समझ में ये बात? पोस्ट होता है, फिर पहुंचता है बंदे के पास कितना ना, 7 तारीख को। तो 5 तारीख जो ए है सेंड करता है, 7 तारीख बी के पास पहुंच जाता है। तो कम्युनिकेट कब होगा? 7 तारीख को, 5 तारीख को नहीं, क्योंकि जिस दिन पहुंच रहा है। बहुत अच्छी बात है। और भी एग्जांपल यहाँ पे आप सुन लो, जो लेटर कंटेनिंग द ऑफर अगर नहीं पहुंचता है बी के पास, बी के पास नहीं पहुंचा, जो लेटर है वो बी के पास पहुंच जाना था, वो लेटर कभी नहीं पहुंचता। और बी जो है कोई और सोर्सेस से, सम अदर सोर्सेस, सम ऑथराइज सोर्सेस से उसको पता चलता है कि हाँ ए तो घर बेचने वाला है, और इसको वो एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे ये होगा कि प्रॉपर कम्युनिकेशन और प्रॉपर वे, प्रॉपर सोर्स से आप नहीं रिसीव किए हो, सो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं अराइज होगा, ठीक है ना। तो दूसरा बात तो यह आता है कि ऑथराइज्ड सोर्स से आपको कम्युनिकेशन आना चाहिए, तब जाकर के आप उसको एक्सेप्ट करोगे तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। कोई अनऑथराइज सोर्स या फिर गैर 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 से अगर एक्सेप्ट करते हो तो बिल्कुल वो नहीं होंगे। समझ में आई बात? यही बात है। तो बहुत अच्छा बात है इन नॉटसेल कि जब ये नॉलेज में आएगा कि कम्युनिकेशन का जो लेटर है आपके पास पहुंच चुका है तब ये कंप्लीट होगा ऑफर, ठीक है ना। अब एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेशन हो रहा है ये देखेंगे, उसके ऊपर आगे की हालांकि बहुत आगे भी चर्चा होगी, लेकिन एक्सेप्टेंस में थोड़ा सा अलग है। अब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो दो पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी किए जाएंगे, एक तो ऑफरर पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑफरी पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट मीन्स यही है कि ऑफरी के लिए कुछ अलग टाइम में ये एक्सेप्टेंस कम्युनिकेशन होता है, ऑफरर के लिए कुछ और एक टाइम पे ये कम्युनिकेशन एक्सेप्ट होता है, ऐसा हम मान लेते हैं। समझ में आई बात? तो देखिए दो स्टेज में अलग अलग है। अब देख बात करते हैं। सेक्शन 4 ये कहता है कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट होता है आज अगेंस्ट द प्रोपोजर। समझ आई बात? जो भेज रहा है, ठीक है ना, जो बंदा भेज रहा है वो प्रोपोजर है,
इसके पास से कब कंप्लीट हो गया हम मानेंगे ना, व्हेन इट पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है ना, अब ये थोड़ा सा अब कंफ्यूजनल है। तो सामने वाला जब एक्सेप्ट करके लेटर भेज देगा, समझ में, लेटर जब भेज देगा, अब ये ट्रांसमिशन में है, इन ट्रांजिट जब लेटर है, तब ये एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया है, मान लेंगे किसके लिए ना, प्रोपोजर के लिए। ठीक है ना, तो व्हेन इट पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन दैट विल बी कंप्लीट एज पार्ट ऑफ द प्रोपोजर। ये रहा प्रोपोजर के केस में। तो वही बात है, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि दिस इज आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर। ये एक्सेप्टर जो है ये लेटर सेंड कर रहे हैं, अपना जो एक्सेप्टेंस लेटर, प्रपोजल ऑफर दिए थे, एक्सेप्टर अपना लेटर एक्सेप्ट करके सेंड कर रहे हैं। तो जब सेंड कर दिए, जब पोस्ट कर दिए, तो ये आउट ऑफ रीच हो गया, आउट ऑफ पावर हो गया, किसका, एक्सेप्टर की। जब आउट ऑफ पावर हो गया, वो आप रिवोक नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए माना जाता है कि चाहे वो आपके पास कितना देर से भी पहुंचे, ये जब लेटर छोड़ दिए हैं एक्सेप्टर, तब माना जाता है कि आप एक्सेप्टेंस हो गया है। यही बात है, समझ में, ये बात यह हो गया। लेकिन आज द अगेंस्ट ऑफ एक्सेप्टर, एक्सेप्टर के लिए कब होगा, ये देखिए, एक्सेप्टर के लिए कब कंप्लीट हुआ माना जाएगा ना, जब ये आपके पास पहुंच जाएगा, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ प्रोपोजर, जब आपके पास एक्चुअली में चिट्ठी पहुंच जाएगा, तब एक्सेप्टर के लिए एक्सेप्टेंस माना जाएगा। समझ में, ये बात, यही बात है। तो यहाँ पे लिखा दोस्त, ऑफरर बिकम्स बाउंड, ऑफरर तब बिकम बाउंड होगा बाय द एक्सेप्टेंस एज सून एज द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज ड्यूली पोस्टेड। तो वही बात है, फिर से हम बात करते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और आपको पता है ए इज द ऑफरर, बी इज द एक्सेप्टर। ठीक है, तो अब बात ये हो रहा है कि ए कब लीगली बाउंड होंगे ना, जब बी लेटर पोस्ट कर देंगे। ठीक है, ये बात है। लेकिन एक्सेप्टर कब बाउंड होंगे ना, जब ये एक्सेप्टेंस के लेटर एक्चुअली सही में ए के पास पहुंच जाएगा। तो ये थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंट है, समझ में आई बात, दिस इज द थिंग। तो लेटर जैसे ही बी छोड़ दिया, वो ए की पार्ट में एक्सेप्टेंस की नॉलेज हो गया। लेकिन यहाँ पे बात, जब बी एक्सेप्टर की कम्युनिकेशन कब हो जाएगा ना, एक्चुअली इट रीचेस टू द ए, तब एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुआ, हम मान जाएंगे। तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एक्सेप्टेंस, आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट इट, ये इंटरेस्टिंग है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तब हो सकता है जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस अगर आपके पास पहुंचेगा, तो मानो कि इन ट्रांजिट वो लॉस्ट हो गया और डिस्ट्रॉयड हो गया। समझ में आएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तब होगा जब आपके पास ये चिट्ठी सही सही पहुंच जाएगा, एक्सेप्टेंस की चिट्ठी पहुंच गया, ऑफर का भी चिट्ठी पहुंच गया। अगर बीच में एक्सेप्टेंस लेटर खो जाता है तो क्या होगा। तो यहाँ पे आपको याद रखने वाला चीज यही है, ऑफर विल बी बाउंड बाय द एक्सेप्टेंस ओनली व्हेन द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज करेक्टली एड्रेस्ड, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, प्रॉपरली स्टैम्प्ड एंड एक्चुअली पोस्टेड। यही बात है, समझ में यही बात। अगर एक्सेप्टेंस की जो लेटर है वो करेक्टली एड्रेस नहीं होगा, तो वो ऑफरर जो है वो बाउंड नहीं होगा। दैट मीन्स कि आप ऑफर दिए थे और एक्सेप्टर जो है वहां पे अगर इनकरेक्ट फॉर्मेलिटीज या फिर इनकरेक्ट एड्रेस में भेजे थे, तो आप लीगली एक्सेप्ट नहीं होंगे। लेकिन 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 रास्ते में अगर बी जो लेटर भेजे थे वो खो गया, फिर भी उसको एक्सेप्टेंस माना जाएगा और इसके लिए आप लीगली बाउंड हो। क्यों बात हुआ था ना, जब बी सेंड्स द लेटर एंड इट बिकम्स द आउट ऑफ द रीच ऑफ द बी, तब दैट assumed to be accepted by the B and is communicated to A। दैट्स यहाँ पे लिखा होगा। इंटरेस्टिंग बात ये कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तब भी होंगे जी रास्ता में अगर लेटर खो जाएगा तो, फिर भी समझ में आई बात, दिस इज द थिंग। नेक्स्ट वीक आगे देखो, तो इस रूल में आगे चले तो इट मोस्ट एम्पली क्लियर दैट, ये एकदम क्लियर हो रहा है दैट सो फार एज द एक्सेप्टर इज कंसर्न्ड, नो एक्सेप्टर की कंसर्न, ही इज बाउंड बाय द एक्सेप्टेंस टिल इट रीचेस द ऑफरर। तो बात यह है कि एक्सेप्टर तब तक बाउंड होंगे उसके एक्सेप्टेंस के ऊपर जब तक ये पहुंच जाए उनके पास में। ठीक है ना, तो ये बात चल रहा था कि तो ये फिर से ए है, बी है, तो बी ये एक्सेप्टेंस लेटर भेजे हैं, जब तक ये ए के पास पहुंच जाता है, ए के पास पहुंच जाता है, तब तक के लिए बी के पास टाइम है। इसका मतलब यही है। तो यहाँ पे देखेंगे हम, वो टाइम गैप है बिटवीन टू डेट्स। वो कौन सा डेट है, जब एक्सेप्टर जो है बी बी जब लेटर भेज रहे हैं और जब उसके पास पहुंच जाता है तब। इसका मतलब ये है, बी जो एक्सेप्टेंस भेजे हैं एक लेटर के माध्यम पे, लेटर के माध्यम में, अगर वो मानो एक स्लो मीन्स में जा रहा था जैसे कि ऑर्डिनरी पोस्ट था, बी दूसरा एक स्पीडियर मीन्स में, समझ में आई बात, स्पीडियर मीन्स में लेटर भेज करके अपना एक्सेप्टेंस को विड्रॉ कर सकते हैं। समझ में आई बात। सपोज कि ये कॉमन ऑर्डिनरी पोस्ट था, अब बी क्या करेंगे ना, स्पीड पोस्ट के जरिए पोस्ट करेंगे, या तो आज के जमाने में ईमेल ही कर देंगे। तो बिफोर रीचिंग द प्रायर कंसेंट
इफ द लाटर कंसेंट रीच्ड बाय स्पीडियर मींस, तो उसकी कंसेंट को या फिर एक्सेप्ट को वो विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस एग्जांपल में चले अगर, ठीक है ना, ऊपर वाला एग्जांपल में चले, मानो कि बी ऑफ बॉम्बे जो था वो एक्सेप्टेंस भेज रहा था, जो घर के बेचने वाला काम था, वो एक्सेप्टेंस भेजा था पोस्ट में अप्रैल 10 को, ठीक है ना। उसका एक्सेप्टेंस यहाँ पे कंप्लीट होता है अगेंस्ट ए के हिसाब से कंप्लीट होता है, क्योंकि सामने वाला जब एक्सेप्टर जब लेटर भेज देता है, तो जब ये आउट ऑफ रीच ऑफ एक्सेप्टर हो जाता है, तो ए के लिए वो कंप्लीट हो गया मानते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, लेकिन ये सेम चीज बी के लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुआ कब माना जाएगा, जब ए के नॉलेज में आएगा, समझ में, जब ए की नॉलेज में आएगा। तो मानो वही बात है कि सपोज ए रिसीव करता है तो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस अप्रैल 12 दिन को 11 बजे, ठीक है ना, अप्रैल 12 अब 11 बजे जब रिसीव करता है, तो बी तब लीगली बाउंड हो जाएगा इस चीज के लिए, ये जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए, समझ में आई बात। दैट मीन्स कि अगर उससे पहले बी एक्सपीडियर मीन्स में भेजता है लेटर कि हम जो एक्सेप्टेंस भेजे थे वो रिवोक हो जाना चाहिए, तो हो जाएगा। दैट मीन्स कि लॉ हैज गिवन ए चांस टू द एक्सेप्टर टू विथड्रॉ हिज एक्सेप्टेंस। तो लॉ यहाँ पे आपको एक रूम देता है, एक प्रोटेक्शन देता है, एक शेल्टर, एक शील्ड देता है कि आप चाहे तो आपकी जो एक्सेप्टेंस है वो विथड्रॉ कर सकते हैं, यही बात है, ठीक है ना। तो आगे चलो, अब मानो कि ये सारा चीज अगर टेलीफोन में हो रहा है सब, तो जनरली क्या होता है कि टेलीफोन में इंस्टेंटेनियस सबको ऑफर भी हो जाता है, एक्सेप्टेंस भी हो जाता है। तो वही बात है, कॉन्ट्रैक्ट जब टेलीफोन में हो रहा है तो सेम प्रिंसिपल है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे ओरल एग्रीमेंट होंगे, वहां पे भी हो सकता है, एक ऑफर दे रहा है, अगर एक्सेप्टेंस वो रिजेक्ट हो जाएगा तो अलग बात है, और एक्सेप्टेंस मतलब दिया हुआ था फिर वो विड्रॉ करना चाहता था, तुरंत कर सकते हैं, समझ आएगा। तो ये ओरल एग्रीमेंट होता है किसके बीच में, दोनों के बीच में। तो ये फेस टू फेस दोनों हैं, तो उसके हिसाब से ये ओरल एग्रीमेंट हो रहे हैं। तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जो फोन के ओवर फोन ही यहाँ पे होगा, और पार्टीज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है। तो जनरली ज्यादातर के मैक्सिमम केस में यहाँ पे क्या होता है कि नो कॉन्ट्रैक्ट इज कंक्लूडेड until द ऑफरर एक्चुअली रिसीव्स एंड हियर्स द एक्सेप्टेंस। तो बात यही है कि जनरली क्या होता है कि 90% ऑफ केसेस में जो ओवर द टेलीफोन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन ये जो ऑफर किया है बी एक्सेप्टेंस देने से पहले, मानो बी की एक्सेप्टेंस देने से पहले कोई लाइन में प्रॉब्लम आ जाता है, या फिर डेडलाइन हो जाता है, या फिर रिजेक्ट हो जाता है, नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, तो वो एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुआ ऐसा नहीं माना जाएगा, वो इनकम्प्लीट हो गया। तो दैट मीन्स कि द एक्सेप्टर एंड द ऑफरर दे मस्ट इंश्योर दैट कि जो एक्सेप्टर है वो बिल्कुल प्रॉपरली यहाँ पे कम्युनिकेट किए हैं। तो यहाँ पे उसीलिए लिखा हुआ है दैट मस्ट बी क्लियरली हार्ड एंड अंडरस्टूड बाय द ऑफरर। समझ में, जो ऑफरर हैं वो क्लियरली जो उसका जो कंसेंट एक्सेप्टर का फोन में सुन लेंगे फोन काटने से पहले, ये बात है। तो बात ये है कि कैसे पता चलेगा कि जो एक्सेप्टर हैं, जो ऑफरर हैं, वो कंप्लीटली समझ चुके हैं, समझ आएगा। तो जनरली हम जब बात करते हैं, समझ आएगा, जनरली जब बात करते हैं फोन डिस्कनेक्ट होने से पहले हम कौन से वर्ड्स की इस्तेमाल करते हैं वो देखेंगे। हम कहते हैं बाय, ओके, और इट्स, आई अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड। अगर ये शब्द की मतलब प्रयोग हुआ था दैट मीन्स कि वो समझ चुके थे, यही बात है। तो बोथ पार्टी दे हैव अंडरस्टूड एंड दे हैव अंडरस्टूड इन द सेम सेंस आज दे कम्युनिकेटेड, ठीक है ना। लेकिन जैसे बताएं, कॉन्वर्सेशन मानो बीच में इंटरप्टेड हो गया था एक्सेप्टेंस देने से पहले, तो वहां पे नहीं होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए एक ऑफर दे रहा है बी को टेलीफोन के जरिए, तो बी वहां पे क्या होगा, उसका एक्सेप्टेंस देने का टाइम पे सडनली लाइन में कुछ खराबी आ जाते हैं, और यहाँ पे वो लाइन डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, समझ में आई बात। तो ए को कुछ सुनाई नहीं देता है। अब इस क्षेत्र में हुआ ये कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। लेकिन बी दोबारा एक अटेम्प्ट लेता है, फोन करता है, और सेकेंड टाइम में बी अपना जो कम्युनिकेशन है वो ए को कर देता है, और ए यहाँ पे बिल्कुल सुन करके ओके हेलो बाय टाटा करके फोन को रखता है। तो ये सेकेंड अटेम्प्ट में ये कवर हुआ, हम ऐसे मान जाएंगे सेकेंड अटेम्प्ट में। हालांकि हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था, सेकेंड अटेम्प्ट में हुआ। तो जनरली टेलीफोन कम्युनिकेशन में इंस्टेंटेनियसली ऑफर हो जाता है, लेकिन एक्सेप्टेंस के लिए एक रूल है कि आपकी इंटरप्ट नहीं होना चाहिए, कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो पहले सेकंड अटेम्प्ट लेना पड़ेगा, समझ में आई बात। नेक्स्ट चलिए आगे। अब तो बात हुआ कि कम्युनिकेशन कैसे होना है, ठीक है ना। अभी तक हम बात कर रहे थे, ये देखो कि कम्युनिकेशन कब तक हो जा रहा है, ऑफर और एक्सेप्टेंस की। अब बात करते हैं रिवोकेशन ऑफ द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। दैट मींस कि जो ऑफर किया था वो मना करेगा फिर से कि हमारा ऑफर हम नहीं ले मतलब देना चाहते हैं। जो एक्सेप्ट किया था वो सामने वाला फिर से मना करेगा, नहीं यार हम गलती से एक्सेप्ट कर दिए थे। तो रिवोकेशन दैट मींस कि टर्मिनेशन और रिजेक्शन, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो खुद की पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कहते हैं रिवोकेशन, ठीक है। तो टर्म रिवोकेशन का सिंपली मतलब ये होता है कि टेकिंग बैक और विड्रॉइंग द कंसेंट।
हम वापिस लेते हैं या फिर हम विड्रॉ करते हैं अपना कॉन्सेंट, ठीक है ना, उसको कहते हैं रिवोकेशन। तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस दोनों ही रिवोक हो सकते हैं, दैट मीन्स विड्रॉ फिर से हो सकते हैं, लेकिन एट ए सर्टन स्टेज, कुछ स्टेज होते हैं, कुछ लिमिट होते हैं। तो इस हद तक आप कर सकते हो, इस हद तक आप नहीं कर सकते हो। तो दैट इज सर्टन स्टेज के ऊपर ही डिपेंड करता है, सर्टन टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, सर्टन प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि कब तक आप इसको आप रिवोक कर सकते हो। समझ में आई बात? नेक्स्ट रीड आप देख लो। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि रूल्स रिगार्डिंग रिवोकेशन ऑफ द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। क्या रूल्स है? सबसे पहले देखते हैं रिवोकेशन ऑफ ऑफर। तो सेक्शन 5 के हिसाब से देखिए, आसान है याद रखना, कम्युनिकेशन सेक्शन 4 में सारे सारे लिखे हुए हैं और रिवोकेशन ऑफ द ऑफर जो है वो 5 में लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 5 को अगर देखें तो जो प्रपोजल रिवोल्टेड हो सकता है एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट as against the proposer। समझ में आई बात? बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। बहुत इजी बात है, अब समझ लो बात को। अब यहाँ पे देख लो, ठीक है ना। तो ये ऑफर दिए थे, अब इस ऑफर को, अब ये स्टैंडिंग है, जब तक ये एक्सेप्टेंस अब तक कम्युनिकेट नहीं हो जाता है उससे पहले आप इसको विड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद आप कैसे करोगे? समझ में आई बात? उसके बाद आप लीगली बाउंड होकर उसको आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो बात वही है, आज द पार्ट ऑफ द प्रोपोजर, प्रोपोजर के लिए जब एक्सेप्टेंस कम्युनिकेशन हो जाता है उससे पहले तक कि आपके पास मौका है कि आप ऑफर कम्युनिकेट कर लो। और अभी तो पढ़े हम कि एक्सेप्टेंस जब लेटर छोड़ देता है टेलीग्राम के जरिए या तो लेटर के जरिए, जब उसकी आउट ऑफ रीच हो जाता है एक्सेप्टर की, तब ऑन द पार्ट ऑफ द प्रोपोजर दैट इज कंप्लीट हम ऐसे मान लेते हैं, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट कब तक कर सकते हो? बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रोपोजर, नॉट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। आपके लिए जब ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद नहीं कर सकते। तो अभी वही बात है कि कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है ऑफरर के लिए? व्हेन इट इज ए पोर्ट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, जब चिट्ठी पोस्ट किया जाता है और रास्ते में जब होता है इन ट्रांजिट, तब उस तक आपके पास चांस है, उसके बाद नहीं। तो वही बात है, उससे पहले आपको, उस स्टेज से पहले ऑफर को जो है आपको कैंसिल कर देना चाहिए, ठीक है ना। कब? लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जब तक पोस्टेड नहीं हुआ। जैसे एग्जांपल लगाते हैं यहाँ पे, बहुत आसान है। ए ऑफर करता है कि लेटर के जरिए हम अपनी कार बेच देंगे बी को, और ए उसकी ऑफर जो है वो रिवोक कर सकता है जब तक बी चिट्ठी पोस्ट नहीं किया है। बी एक बार चिट्ठी पोस्ट कर देगा तो नहीं होगा, क्योंकि ऑन द पार्ट ऑफ द ए एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो गया मानते हैं जब चिट्ठी पोस्ट हो जाएगी। उससे पहले कर सकते हो, बहुत आसान बात है। दैट मीन्स कि आपके लिए जब कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जा रहा है तब से पहले करना पड़ेगा, और एक्सेप्टर्स में जब कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जा रहा है, माना जा रहा है, उससे पहले वो भी एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकते हैं। सिंपल थिंग है। तो वही बात है, आप यहाँ पे देखो, अगर मानो कि रिवोकेशन ऑफ ऑफर एक्सेप्टेंस यहाँ पे चल रहा है, आगे देखो हम रिवोकेशन ऑफ ऑफर पढ़ रहे हैं। तो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जब पोस्ट हो रहा है, द ऑफर कैन नॉट बी रिवोक्ड। तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा ना, आप जब ऑफर जो दिए हो, अंडरस्टैंड, ऑफरर जो ऑफर दिए हैं, अगर आप रिवोक करना चाहते हो तो आप क्या करोगे ना, तो स्पीडियर मोड ऑफ कम्युनिकेशन आप सेंड करोगे। समझ में आई बात? स्पीडियर मीन्स, तो एक तो आप ऑफर सेंड कर दिए थे, उससे पहले स्पीड में जो चिट्ठी जा सकता है या फिर फोन जो स्पीड में जा सकता है, तो स्पीडियर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आपको लेना है। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? तो ये आपकी चिट्ठी पोस्ट होने से पहले ये आपको पहुंच जाना चाहिए, उसको कम्युनिकेशन। तो एक्सेप्टर था ए, और ए फिर से क्या करेगा, वापस से एक तो स्पीड पोस्ट कर देगा या फिर टेलीग्राम कर देगा कि हम ऑफर एक तो भेज रहे थे, उससे पहले आपके पास पहुंच जाना चाहिए, या तो फिर आपके पास चिट्ठी था लेकिन अभी तक वो पोस्ट नहीं किए हो, उससे पहले ऑफर की कैंसिल लेटर पहुंच जाना चाहिए, ठीक है ना। यही बात है। नाउ रिवोकेशन मस्ट ऑलवेज बी एक्सप्रेस, ये एक्सप्रेस होना चाहिए, एंड मूव फ्रॉम ऑफरर हिमसेल्फ। आपको ये एक्सप्रेसली होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इंप्लाइड हो जाएगा, हम तो नहीं मानते नहीं सोचते, नॉट लाइक दैट। यू हैव टू एक्सप्रेस, एंड जो ऑफरर है उससे ही ये रिवोकेशन आना चाहिए, रिजेक्शन आना चाहिए। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? और नहीं तो आपकी जो ऑथराइज्ड एजेंट होंगे, जो ऑथराइज्ड एजेंट होंगे, कहीं और से आएगा तो नहीं होगा, थर्ड पार्टी से आएगा कि आपके पास जो ऑफर आया है वो वैध नहीं है, तो वो नहीं माना जाएगा। तो नोटिस ऑफ रिवोकेशन जनरल ऑफर के जरिए में क्या होगा? जनरल ऑफर आपको पता है ना, जो जनरल पब्लिक को दिया जाता है, यहाँ पे तो कोई कंसर्न पार्टी नहीं है, तो जनरल पब्लिक को जो ऑफर किए गए हैं उस जगह में क्या होगा, जो ओरिजिनल सोर्स, ओरिजिनल चैनल जहां से ये ऑफर आया था, वहीं से फिर से रिवोकेशन आना चाहिए, ठीक है ना, एक्सेप्टेंस से पहले। यही बात हो गया, बहुत आसान बात है। नेक्स्ट शीट, जैसे हम बोल रहे कि मानो कि शेयर की ऑफर कर रहे हैं, तो एक्सेप्ट होने से पहले अब इसको आपको कैंसिल कर देना चाहिए, ये बात है ना। रिवोकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस कब रिवोकेशन हो जाएगा, मतलब हम अपने सम्मति आपको बताए थे,
ठीक है ना, इसमें सहमत थे, लेकिन कब तक, वो कौन सा स्टेज है जहां से आप वापस ले सकते हो आपकी कंसेंट, वो चीजें। तो वापस वही सेक्शन 5 में रिवोकेशन लिखा हुआ है, सेक्शन 4 में कम्युनिकेशन लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो सेक्शन 5 में ये क्या कहता है, फिर से कॉन्ट्रैक्ट आप देख लो ना, एक्सेप्टेंस रिवोक हो सकते हैं एट एनी टाइम जब तक कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट आज अगेंस्ट द एक्सेप्टर बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। पहले से बताए थे, इस एग्जांपल पे हम बताते हैं। तो ये था ऑफरर, ये था एक्सेप्टर। तो ऑफरर के लिए कब कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है, जब चिट्ठी पोस्ट होता है। लेकिन एक्सेप्टर के लिए जब कब कम्युनिकेशन मतलब कंप्लीट होता है, जब नॉलेज में आता है, जब ये ऑफरर की नॉलेज में आता है कि हाँ चिट्ठी पहुंच चुका है, पोस्ट हुआ, तो ऑफरर के लिए कंप्लीट हो गया एक्सेप्टेंस। जब चिट्ठी पहुंच गया तब एक्सेप्टर के लिए वो कंप्लीट होगा। तो चिट्ठी जब तक नहीं पहुंचा है, एक्सेप्टेंस जब तक कंप्लीट नहीं हुआ है, उससे पहले, तो यहां से हम पढ़ रखे हैं कि एक्सेप्टर की पॉइंट ऑफ व्यू से कब कंप्लीट हुआ एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन, हमको पता है ना, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरर, जब नॉलेज ऑफ द ऑफरर के पास ये चिट्ठी पहुंच चुका है और उसके पास नॉलेज आ चुका है कि ये एक्सेप्टेंस हो चुका है, उससे पहले आपको करना पड़ेगा कैंसिल। तो वही सीधी बात है, अब फिर से क्या करोगे, एक्सेप्टर अपना जो एक्सेप्टेंस है वो रिवोक कर सकता है जहां तक वो जो लेटर हम एक्सेप्ट किए थे वो ऑफरर से पहुंचने से पहले, ठीक है ना। तो हर एक वर्ड को बार बार हर एक सेंटेंस को 2-3 बार इस्तेमाल कर रहे हैं हम, और आसान बनाने जाते हैं, तब जाकर के लॉ समझ में आता है, तब ये ज्यादा स्वीट लगता है और ज्यादा समझने में अच्छा होता है, ठीक है ना। तो वंस अब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफरर के पास पहुंच चुका है, तो और वहां पे और रिवोक नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा डेडलाइन है कि चिट्ठी उसके पास नहीं पहुंच जाना चाहिए, ऑफरर के पास एक्सेप्टर से चिट्ठी नहीं पहुंच जाना चाहिए। अगर पहुंच चुका है, उसके नॉलेज में आ चुका है, तो नहीं होगा। तो आपको इफेक्टिव रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब माना जाएगा ना, बहुत इसी इजी बात है। एक्सेप्टर आप क्या करोगे ना, स्पीडी और मोड ऑफ कम्युनिकेशन सेंड करोगे। एक बार आप चिट्ठी सेंड किए थे, मानो ये जो है ये बी होता है, हमेशा इस साइड ए होता है, तो बी जो चिट्ठी सेंड किया हुआ है उससे स्पीड मींस में कुछ सेंड करेगा और उसको रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बताएगा। समझ में आई बात, दिस इज द थिंग। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, ए कुछ ऑफर करते हैं कि फरवरी 2 को पोस्ट में कि आप हम अपना घर भेज देंगे प्लाट बी को, तो बी एक्सेप्ट भी करता है कब ना, फरवरी 6 को। 2 तारीख ऑफर होता है, 6 तारीख एक्सेप्ट होता है, लेटर भेज दिया जाता है सेंड टू द पोस्ट। तो यहाँ पे समस्या ये है, जैसे ही लेटर सेंड हो गया उसके बाद भी चांस है लेटर नहीं पहुंचना चाहिए एक्सेप्टर के लिए, तो लेटर रीचेस हो रहा है 8 बजे, ठीक है ना। तो लेटर वो पहुंच रहा है 8 तारीख को 2 बजे, 8 तारीख को दोपहर 2 बजे पहुंचता है। तो बी के पास यहाँ पे एक चांस है कि अपना एक्सेप्टेंस विड्रॉ कर सकते हैं बिफोर द 2 PM ऑन द डेट ऑफ द 8th, उससे बाद नहीं होगा। समझ में आई बात। तो विड्रॉ कैसे कर सकते हो, सीधा फोन लगाओ यार, टेलीग्राम, नहीं तो गाड़ी ले लो, बस ले लो, ट्रेन ले लो और उसके पास पहुंच जाओ, कहो कि हम जो चिट्ठी भेजे हैं वो इनवैलिड है, हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन ये पहले आपको करना पड़ेगा पहुंचने से, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, इसमें थोड़ा मजे बात है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि कभी कभार ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है जहां पे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आप जो भेजे हो, अब हम कह रहे हैं लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस से पहले आपकी लेटर ऑफ रिवोकेशन पहुंच जाना चाहिए, लेकिन दोनों ही अगर सेम टाइम में डिलीवरी होगा तो क्या होगा। थोड़ा सोचने वाला बात है, दोनों ही सेम टाइम में पहुंचेगा तो क्या होगा। तो मानो जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस था वो लेटर में भेजे थे आप, और जो रिवोकेशन लेटर था वो टेलीग्राम में भेजे थे, ठीक है ना। तो सीधी बात है, एक इंसान को क्या माना जाएगा, जो स्पीडियर मीन से जो टेलीग्राम है वो पहले खोलेगा। समझ में बात, अगर ऐसा होता है तो फिर रिवोकेशन आपकी कंप्लीट हो गया। लेकिन पहले वो अगर एक्सेप्टेंस लेटर खोलते हैं तो आपको एक्सेप्टेड हो गया मानते हैं। समझ में यही बात है। तो जो पहले ओपन होगा, जो वाला लेटर पहले पढ़ा जाएगा उसको माना जाएगा। अगर रिवोकेशन पहले पढ़ा गया तो एक्सेप्टेंस रिवोक्ड हो गया, लेकिन एक्सेप्टेंस लेटर को पहले पढ़ा गया तो वो एक्सेप्टेड है माना जाएगा। अब समस्या यह है कि जहां पे पता ही नहीं चलेगा, प्रूव नहीं कर पाएंगे कोई कि सबसे पहले कौन खोला गया है, तो वहां पे प्रूडेंटली एक दिमाग लगाना पड़ेगा कि जनरली लोग टेलीग्राम ही पहले खोलते हैं। समझ में आई बात। तो जो स्पीडी और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है उसको जनरली लोग पहले खोलते हैं, तो उसके हिसाब से रिवोकेशन है माना जाएगा। समझ में आई बात। और हालांकि आगे ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, तो वो कोर्ट डिसाइड करेगा, इसीलिए कोर्ट है, जितना भी लॉ है, जितना भी जो कुछ है, उसको इंटरप्रेट करना, उसको प्रूव करना बहुत मुश्किल बात है। इसलिए आपको कोर्ट ऑफ लॉ का सहारा लेना पड़ेगा, और वो काम है उन लोग का, वो करेंगे, ठीक है ना। तो पार्टीज जब डिस्टेंस प्लेसेस में थे, जनरली कम्युनिकेट कैसे होता है, टेलीफोन के जरिए, नहीं तो टेलेक्स के जरिए। बीता हुआ जमाने वर्ड्स हैं, टेलेक्स, टेलीफोन, पेजर, समझ में आती है, ठीक है।
तो क्वेश्चन ऑफ रिवोकेशन डज नॉट अराइज बिकॉज देयर इज इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन। तो जनरली टेलीफोन और टेलेक्स के बारे में जब बात होता है तो यहाँ पे रिवोकेशन का लेटर वगैरह ये सब नहीं अराइज होता है, क्योंकि वहां पे इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन हो रहा है, इंस्टेंट कम्युनिकेशन हो रहा है। किसका ना, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का। दैट्स व्हाई ऑफर इज मेड एंड एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेड एट द सेम टाइम। सेम टाइम ऑफर भी हो रहा है, भाई ये तो मान लेगा क्या, बी कहता अगला मान ले लेंगे, समझ में आई बात, काम खत्म और कोई समस्या ही नहीं है, समझ में आई बात, दिस इज द थिंग। तो इन शॉर्ट आपको याद रखना है कि ऑफर रिवोक हो सकता है एट एनी टाइम बिफोर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड। तो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो बी सामने वाला दे रहा है उससे पहले आपको ये ऑफर कैंसिल हो सकता है। और एक्सेप्टेंस कब कैंसिल हो सकता है ना, जब तक ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ए तक पहुंचा नहीं है, समझ आई बात, सीधी बात है। तो एक बार चिट्ठी भेजने से पहले और एक बार चिट्ठी पहुंचने से पहले दो जन के पास ऑप्शन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑफरर के पास ऑप्शन है, यहाँ पे एक्सेप्टर के पास ऑप्शन है। अब बात यह है कि ऑफरर पहले आता है, क्यों ना, ऑफर पहले किया जाता है तो पहले ऑफरर को मौका दिया जाता है कि आप ऑफर कैंसिल कर सकते हो। एक्सेप्टेंस बाद में आता है तो इसीलिए एक्सेप्टर को बाद में मौका दिया जाता है कि आप एक्सेप्टेंस कैंसिल कर सकते हो। दोनों बढ़िया ही इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है ना। अब यही बात है, रिवोकेशन कब कम्युनिकेशन हुआ ये माना जाएगा कब। अभी तक हम रिवोकेशन कर सकता है ये बात की है, लेकिन रिवोकेशन का कम्युनिकेशन कब हो गया कंप्लीट, उसको कब मानेंगे। तो कम्युनिकेशन ऑफ द रिवोकेशन इज कंप्लीट at different times for the person who makes it and the person to whom it is made। समझ में आई बात। दैट मीन्स कि रिवोकेशन का जो बात है वो थोड़ा सा उल्टा है, थोड़ा सा यहाँ पे देखोगे थोड़ा उल्टा चीज है। सबसे पहले ऑफर कब कम्युनिकेट होगा वो हम पढ़े, एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट होगा वो हम पढ़े, रिवोकेशन कब हो सकता है उसका टाइमलाइन पढ़े। अब रिवोकेशन का जो कम्युनिकेशन, दैट मीन्स कि हम ऑफर को रिवोक कर रहे हैं, इसका जो कम्युनिकेशन है वो कब तक कंप्लीट हो गया माना जाएगा, ये कैसे डिसाइड होगा। एक्सेप्टेंस का जो हम विड्रॉ कर रहे हैं ये इसका कम्युनिकेशन कंप्लीट कब हुआ, कैसे कब माना जाएगा, समझ में आई बात। तो वो दोनों अलग चीजें, जिसको ये कम्युनिकेशन भेजा जा रहा है टू हुम इट इज मेड एंड फ्रॉम हुम इट इज मेड, वो अलग अलग के लिए। तो देखो, आज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, जो रिवोकेशन दे रहा है उसके लिए ये कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा माना जाएगा ना, व्हेन इट पुट इनटू द कोर्स ऑफ द ट्रांसमिशन। समझ में आई बात, कि जब वो भेज दिया है चिट्ठी, यहाँ पे थोड़ा अलग बात है, समझ में आई बात। एक्सेप्टेंस कब माना जाता था ना, जब चिट्ठी भेज दिया जा रहे हैं तो एक्सेप्टर जो ऑफरर के लिए माना जाता है जब चिट्ठी पोस्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे अलग चीज है, जो रिवोकेशन कर रहा है अगर वही चिट्ठी सेंड कर दिया और उसका आउट ऑफ रीच हो गया, आउट ऑफ पावर, समझ में आई बात, कि और वो मॉडिफाई नहीं कर सकता है, तब ये रिवोकेशन कंप्लीट हो गया माना जाएगा। मानो कि बी अपना रिवोकेशन सेंड कर रहा है, तो जब बी पोस्ट कर रहा है चिट्ठी, तो ऑन द पार्ट ऑफ द बी दैट अज्यूम टू बी कंप्लीट, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। नेक्स्ट, और पर्सन टू हुम इट इज मेड, तो ए के लिए कब कंप्लीट होगा ना, जब ए के पास ये चिट्ठी पहुंचेगा, दैट मींस व्हेन इट्स कम टू द नॉलेज ऑफ द ए के पास जब ये नॉलेज होगा, समझ आई बात। तो रिवोकेशन के लिए थोड़ा उल्टा है बात। नेक्स्ट, अब देखिए एग्जांपल देते हैं। ए प्रपोज कर रहा है बाय लेटर टू सेल हिज हाउस टू बी, बी को घर बेचे कैसे बात हो रहा है, बी एक्सेप्ट भी कर लेता है ये प्रपोजल, ठीक है ना, लेटर सेंड करके पोस्ट के जरिए। ए घर बेचेगा, बी एक्सेप्ट किया, बहुत सही चल रहा है अभी तक। तो ए रिवोक्स कर रहा है उसका ऑफर बाय टेलीग्राम, देन रिवोकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट एज अगेंस्ट ए। ए भेज रहा है अपना टेलीग्राम में कि भाई हम गलती से तेरे को ऑफर दे दिए थे, ये भेज रहा है। तो ए के लिए तो तब कंप्लीट होगा जब ये टेलीग्राम भेज दिया है, लेकिन टेलीग्राम जब तक बी को पहुंचेगा नहीं तब तक बी के लिए कंप्लीट नहीं होगा। तो एक बार बी को पहुंच गया कि वो रिवोकेशन कर रहा है ऑफर को, तो बी के लिए कंप्लीट हो गया, समझ में आई बात। अब बी अगर उसकी एक्सेप्टेंस, अब एक्सेप्टर हो गया, बी अगर उसकी एक्सेप्टेंस टेलीग्राम में भेज रहा है, रिवोकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस, तो बी के लिए कंप्लीट तब होगा जब ये चिट्ठी भेजा जा रहा है, लेकिन ए के लिए तब कंप्लीट होगा जब ए के पास चिट्ठी पहुंचेगा। बहुत आसान बात है, समझ में आई बात, दिस इज द थिंग। तो वही बात है, सीधा सीधा सा बात है यहाँ पे, अब देख लो एक बार, यहाँ पे बात हुआ था ना, जब रिवोकेशन का कम्युनिकेशन कैसे होता है ना, जब हम चिट्ठी भेज दिए तो मेरे लिए कंप्लीट हो गया, सामने वाले का जब पहुंचेगा तब सामने वाले के लिए कंप्लीट हो गया, बहुत आसान है। अब बात है कि लैप्स ऑफ एन ऑफर, ऑफर भी क्या लैप्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, आप देख लीजिए ना। अभी तक आप ये पढ़े हो कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बिफोर ऑफर लैप्सेस और इज रिवोक्ड। आज एकदम सही बात है ना, आपके पास एक ऑफर जा रहा है, समझ में आई बात, इसके जरिए आपके पास एक ऑफर जा रहा है, तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा बिफोर इट लैप्सेस और रिवोक्ड, दो वर्ड है, ठीक है ना। या तो कैंसिल हो जा रहे हैं, या तो मना किया जा रहा है, या तो लैप्स हो जा रहे हैं, इनवैलिड हो जा रहे हैं, मतलब ये आउटडेटेड हो जा रहे हैं, समझ रहे हो, इसका टाइमलाइन खत्म हो जा रहा है। तो या तो लैप्स होने से पहले
या तो रिजेक्शन होने से पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो कैसे होगा। ना सवाल ये है कि हाउ लॉन्ग, कहां तक ऑफर रिमेन्स टू बी ओपन और अप टू व्हिच टाइम इट कैन बी एक्सेप्टेड। ये कहां तक खोला है एक्सेप्ट के लिए और कब तक, कौन सा स्टेज, कौन सा प्रोसेस तक हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं ऑफर को। तो यहाँ पे ये चीज पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्यों है ना, क्योंकि ऑफर तब एक्सेप्ट हो सकते हैं जब लैप्स नहीं हुआ है, जब इनवैलिड नहीं हुआ है, जब ये आउटडेटेड नहीं हुआ है, यही बात है। तो ऑफर जब लैप्स हो जाएगा उसके बाद एक्सेप्ट नहीं हो सकते हैं। तो कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस है लीडिंग टू लैप्स, कब लैप्स हो सकते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे पॉइंट सबसे। तो लैप्स ऑफ ऑफर्स भी एक 7 मार्क के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो व्हिच आर द वेरियस मोड्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ लैप्स ऑफ ऑफर, ये भी आप एक बार पढ़ लो, ठीक है ना। तो ये भी सवाल हम बता दिए कि which are the modes, understand the point, which are the modes, और यहाँ पे लिख सकते हैं circumstances, which are the modes and circumstances for lapse of an offer। ये 7 मार्क की क्वेश्चन हो गया आपकी, हम बता दे रहे हैं, आप नोट कर लो, ठीक है ना। आगे चलो, नेक्स्ट देखो, बाय lapse of stipulated reasonable time। तो सबसे पहले नंबर 1 बात हुआ कि हमारा ऑफर रीजनेबल टाइम के अंदर ही, हमारा दिया गया स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर ही एक्सेप्ट हो जाना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। समझ आई बात। तो टाइम प्रेस्क्राइब्ड जब हम ऑफर कर रहे हैं तो उसमें एक ऑफर लेटर में ही टाइम प्रेस्क्राइब क्या होता है, उसके अंदर में अगर टाइम प्रेस्क्राइब नहीं हुआ है तो एक रीजनेबल टाइम के अंदर में वो एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। तो हुआ ये कि ऑफर लैप्स हो जाएंगे अगर एक्सेप्ट नहीं हो रहा है विद इन द टाइम प्रेस्क्राइब्ड इन द ऑफर, ठीक है ना। और विद इन ए रीजनेबल टाइम, विद इन ए रीजनेबल टाइम क्या है ना, वो डिपेंड करता है कि कौन सी प्रकार की ये लेटर है। समझ में आई बात, दिस इज द थिंग। तो रीजनेबल टाइम क्या है ना, डिपेंड अपॉन द वेरियस ट्रांजैक्शंस। तो सीधी बात है कि जो अब हम टाइम मेंशन किए हैं ऑफर लेटर में, उस टाइम के अंदर एक्सेप्ट हो जाना चाहिए, नहीं तो रीजनेबल टाइम के अंदर एक्सेप्ट होना चाहिए। अब रीजनेबल टाइम क्या है वो उस हालात को देख करके कोर्ट डिसाइड करेगा। या तो सिमिलर केसेस में जो रीजनेबल टाइम होते हैं उस केसेस को कंसिडर किए जाएंगे। समझ में आई बात, दिस इज थिंग। तो क्या हुआ था देखिए, केस किसका यहाँ पे आएगा ना, रामस्टेज विक्टोरिया होटल और यहाँ पे मंटेफिरो, ठीक है ना, मंटेफिरे। ये दोनों में क्या बात हुआ था ना, एम को कुछ ऑफर किया गया, शेयर खरीद लो भाई खरीद लो। जून 8 को कंपनी इन्फॉर्म करता है कि भाई तुमको अलर्ट हुआ है नवंबर 23 को, तो एम रिफ्यूज करता है, भाई क्या है हम शेयर नहीं लेंगे। और हुआ ये कि एम का जो ऑफर किए गए थे शेयर्स, वो उसका जो टाइम पीरियड लैप्स हो चुका था, इसीलिए ये एक्सेप्टेड नहीं हो गए विद इन ए रीजनेबल टाइम। अंडरस्टैंड द पॉइंट, वही बात है। तो शेयर जब तक ऑफर हुए हैं तब तक आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, अब नहीं किए हो तो ये टाइमलाइन ऑफ एक्सेप्ट का टाइमलाइन अगर पार हो गया तो और आपको शेयर नहीं मिलेगा, और यही बात है। अंडरस्टैंड द पॉइंट। हाँ ये भी बात है, अगर आपको अलर्ट हुआ है वो भी आप कम्युनिकेशन नहीं करते हो जो शेयर अप्लाई किया था, तो वो भी इनवैलिड हो जाएंगे, आपका पैसा रिटर्न करना पड़ेगा दोनों ही क्षेत्र में। तो एक रीजनेबल टाइम में ऑफर एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट वीट और क्या लिखा हुआ है, 2 नंबर पॉइंट को अगर सामने रखें तो बाई डेथ और इंसानिटी, या तो कोई मृत हो जाते हैं, ठीक है ना, या फिर कोई लुनासी इडियसी मैड हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, आउट ऑफ माइंड हो जाते हैं। समझ में आई बात। तो कोई व्यक्ति का मतलब आउट ऑफ माइंड डिसऑर्डर हो जाते हैं, या तो फिर किसी का डेथ हो जाता है, उसके बाद जो ऑफर हो रहा है और द ऑफरी बिफोर एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस से पहले ऑफरर या ऑफरी का डेथ और इंसैनिटी हो जाता है तब। अंडरस्टैंड द पॉइंट, यही बात है। तो क्या होगा ना, ऑफर यहाँ पे लैप्स हो जाएंगे बाय द डेथ और इंसैनिटी ऑफ एन ऑफरी इफ द फैक्ट ऑफ डेथ और इंसैनिटी कम्स टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर। समझ में यही बात है। तो अब मानो कि ए ऑफर किया था, अब बी के पास पहुंचने से पहले बी को पता होता है कि ए अब लुढ़क गया है, बेचारा इस धरती से पार हो चुका है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑटोमेटिकली आप एक्सेप्टर नहीं कर सकते हो, तो ये ऑफर लैप्स हो जाएगा, माना जाएगा। समझ आई बात, अगर आपकी नॉलेज में होगा तो। बट ऑफर एक्सेप्ट हो सकते हैं इग्नोरेंस ऑफ द डेथ, अगर बी को पता ही नहीं कि आप मतलब ए का डेथ हो चुका है, तो ये एक्सेप्ट भी होंगे और ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी माना जाएगा। समझ में आई बात। दैट मीन्स कि द डेथ और इंसैनिटी ऑफ द ऑफरर डजंट टर्मिनेट द ऑफर ऑटोमेटिकली। दैट मीन्स कि ए का जो मतलब जो डेथ है, एक्सीडेंट है, वो ऑटोमेटिकली ऑफर को रिजेक्ट नहीं कर सकता है, ये वैलिड ऑफर ही है, और बी उसको एक्सेप्ट भी करेगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी होगा। अब कहने वाला बात ये है कि जो ए है मर चुका है, अब ये बी को अगर पता नहीं है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, अगर बी के नॉलेज में है कि ए मर चुका है तो नहीं होगा। सवाल ये है, जब ए ऑफर जन किया था वो मर चुका है, तो वो परफॉर्म कैसे करेगा, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कैसे करेगा।
काम कैसे करेगा वो जो मर चुका है? प्रॉमिस तो किया है लेकिन मर चुका है तो कैसे काम करेगा? तो वो उसको ऑफर लैप्स हो गया ऐसा नहीं मानते हैं। बाद में जाकर के परफॉर्मेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से, ब्रीच ऑफ परफॉर्मेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। आप समझ में आ रहा है बात? मतलब ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की स्टेज में कैंसिल नहीं होकर के वो परफॉर्मेंस, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस की क्षेत्र में जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर नहीं देखो तो बिलो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन दैट यू कैन वॉच, उस क्षेत्र में वो कैंसिल हो जाएंगे। अब समझ में आ रहा है? दैट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, ठीक है ना? यही बात है। तो ऑफर तब लैप्स हो सकता है जब इसके नॉलेज में आएंगे, एक्सेप्टर की नॉलेज में आएंगे, एक्सेप्टेंस से वो भी पहले। तो इस जगह में क्या है, जो हमारा ब्रिटिश लॉ है, इंग्लिश लॉ है, उससे हमारा डिफरेंट है। तो ब्रिटिश लॉ क्या कहता है आपको पता है? कि चाहे ए बी को पता हो या ना हो, ऑटोमेटिकली ये ऑफर कैंसिल हो गया, ब्रिटिश लॉ कहता है। लेकिन इंडियन लॉ क्या कहता है? इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी है। इंडियन लॉ कह रहा है कि ए का जो डेथ है, ये खबर सिर्फ बी को पता होगा तब जाकर के ये ऑफर कैंसिल हो सकते हैं, लास्ट ऑफ ऑफर माना जाएगा। अदरवाइज ये वैलिड ऑफर माना जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट भी इसमें हो सकता है। तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है इंग्लिश लॉ के साथ, ठीक है ना? आगे देखिए, सो देयर इज नो प्रोविजन इन द एक्ट अबाउट द इफेक्ट ऑफ डेथ ऑफ एन ऑफरी बिफोर एक्सेप्टेंस। दैट मींस कि एक्सेप्टर, अब तो बात किए थे कि जो ऑफरर है, ये ए जो है उसका डेथ हो जाएगा तो क्या, बी का डेथ हो जाएगा तो क्या, ये कहीं पे भी प्रोविजन में नहीं लिखा हुआ है। लेकिन आपको समझना चाहिए, एक एस्टैब्लिश फंडामेंटल रूल है कि ऑफर तब खत्म हो जाएगा जब ऑफरी का डेथ हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द ऑफरी। तो ये ऑफर किसका द्वारा एक्सेप्ट हो सकता था? ऑफरी, दैट मींस कि एक्सेप्टर। ऑफरर मींस जो ऑफर दे रहे हैं, ऑफरी मींस टू हुम द ऑफर इज मेड। तो एक्सेप्टर जो है उसको जब एक्सेप्ट होगा तब ना जाकर के आगे काम होगा। अगर वो बाय डिफॉल्ट मर चुके हैं तब तो कोई एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। तो यहाँ पे उसके बिहाफ में कोई एनी अदर पर्सन एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता है। तो सीधा सीधा बात वही है कि ये कभी भी एक्सेप्ट होगा ही नहीं, तो लीगली दोनों बाउंड होंगे ही नहीं। समझ में आई बात? दिस इज द थिंग। चलिए आगे। अब तीसरा पॉइंट अगर यहाँ पे बात किए, तीसरा पॉइंट तो क्या है? बाय फेल्योर ऑफ फुलफिल द कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस। जब ऑफर लेटर दिए जा रहे हैं उसमें अगर कुछ कंडीशन है, कंडीशन प्रेसिडेंट दैट मींस कि कंडीशन इनैक्टेड, अटैच्ड और इनहेरिटेड, अगर कुछ है तो वो अगर नहीं मान करके आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो वो फुलफिल नहीं होगा। जैसे कि हम बता रहे हैं, कोई कंडीशन है, ऑफर दे रहे हैं कि उसको फुलफिल करो एक्सेप्टेंस करने से पहले, तो अगर वो उस हिसाब से नहीं होता है तो ऑफर यहाँ पे लाप्स हो गया माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं कि ए ऑफर कर रहा है कि अपना स्कूटर हम बेच देंगे 10,000 रुपए में, ठीक है ना? सब्जेक्ट ही, अब बी जो है वो 2,000 एडवांस देगा, 10,000 में बेचा जाएगा, 2,000 एडवांस देंगे। बी क्या करता है? एक्सेप्ट तो कर देता है, स्कूटर हम खरीद लेंगे, लेकिन जो एडवांस मनी है वो नहीं देता है। तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं होने हैं, ठीक है ना? क्योंकि आप टर्मिनेट किए हो, 2,000 जो एडवांस देना था आप नहीं किए हो, तो ये ऑटोमेटिकली ऑफर जो है वो लैप्स हो गया माना जाएगा। ये कंडीशन हो सकता है। मतलब ऑफर की कंडीशन में अगर अब रुकावट आया, छेद आया, छेड़खानी हुआ, तो वो माना जाएगा कि टर्मिनेट हो गया है, ठीक है ना? अब 4 नंबर पॉइंट को देखें तो बाय रिजेक्शन ऑफ ऑफर बाय द ऑफरी। हाँ, ये भी तो हो सकता है कि आप ऑफर भेजे थे और सामने वाला जो बी है वो रिजेक्ट ही कर दिया, तो ये भी तो लैप्स ऑफ ऑफर है। हम पढ़ रहे हैं कि व्हिच आर द वेरियस मोड्स एंड मींस बाय व्हिच द ऑफर कैन बी कैंसिल्ड, है कि नहीं? तो सामने वाला थूक दिया मुंह पे, आप क्या करोगे? हम नहीं खरीदेंगे भाई। तो अन ऑफर जो है वो as soon as लैप्स हो जाता है जब रिजेक्ट हो जाता है एक्सेप्टर के द्वारा। तो एक बार अगर रिजेक्ट हो गया, एक बार मानो कि वो मैडम को रिजेक्ट कर दिया, तो फर्दर ये रिवाइव नहीं हो सकते हैं, फिर से वो जिंदा नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना? तो ऑफर रिजेक्ट हो गया मींस अब ऑफर ही जो है एक्सप्रेसली उसको रिजेक्ट कर रखा है, और एज एक्सेप्ट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। अंडरस्टैंड द पॉइंट? एक्सप्रेसली रिजेक्ट्स और एक्सेप्ट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। सुनिए, दो चीजें हैं। या तो बी क्लियरली मना कर देता है, हम रिजेक्ट इसको कर दे रहे हैं, हम ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ऑफर को। और अगर बी एक्सेप्ट करता है विद सम कंडीशंस, विद सम कंडीशंस, अगर कुछ कंडीशंस रख के एक्सेप्ट करते हैं तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। क्यों? आपको पता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनकंडीशनल, एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनकंडीशनल, दैट मींस कि ऑफर में जो लिखा हुआ है इट मस्ट बी एक्सेप्टेड इन टोटो, इन टोटो दैट मींस एज इट इज। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? इट शुड नॉट बी मैनिपुलेटेड एंड इट शुड नॉट बी चेंज्ड और मॉडिफाइड। अगर वो करते हैं तो उसको काउंटर ऑफर कहा जाएगा ना, जो कि आगे अभी पढ़ेंगे हम। तो सीधा बात है, क्लियरली एक्सेप्ट करना है, अगर नहीं करते हो तो रिजेक्ट हो गया, अगर कंडीशन के साथ एक्सेप्ट करते हो फिर भी रिजेक्ट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट चीज क्या बात लिखा हुआ है। अभी ये कौन सा पॉइंट है? 5 नंबर पॉइंट में अगर देखें तो इट इज नॉट एक्सेप्टेड इन द प्रिस्क्राइब्ड और यूजुअल मोड। हाँ, जो मोड में आपको एक्सेप्ट करना था अगर नहीं किए तो समटाइम क्या होता है, ऑफरर लिख देता है अपने चिट्ठी में, जो ऑफरर जो है
कि ये कौन सा मोड पे आपको एक्सेप्ट करना है। वो सिचुएशन में आप क्या होगा ना, जो मोड में लिखा गया है उसी मैनर में, उसी मोड में ही आपको एक्सेप्ट करना है, नहीं तो ये ऑफर लैप्स हो जाएंगे। एग्जाम्पल है, ए ऑफर लिखता है कि हम अपना घर बेच देंगे और आपको जो एक्सेप्टेंस है वो सिर्फ आप टेलीग्राम में बताओगे, ठीक है ना। टेलीग्राम इज ए स्पीडियर मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन देन द ट्रेडिशनल लेटर। ना होता ये है कि टेलीग्राम में ना भेज करके सामने वाला बंदा मतलब चिट्ठी में भेज देता है, तो यहाँ पे नहीं होगा, वो एक्सेप्टेंस माना नहीं जाएगा क्योंकि आप दूसरा मोड पे काम किए हो, ठीक है ना। ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं डिटेल में इसमें कि कैसे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को मतलब काउंटर हो जाएंगे, इसको 2.3.4 यूनिट में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब ये कितना पॉइंट हो गया, छठा पॉइंट में क्या करें बाई काउंटर ऑफर बाई द ऑफरिंग। काउंटर ऑफर क्या चीज होता है? काउंटर ऑफर मतलब क्या होता है, आप एक फ्रेश ऑफर दे रहे हो इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग द ओरिजिनल ऑफर। समझ आई बात? जो ऑफर ए ने किया था बी को, जो ऑफर ए ने किया था बी को, उसको एग्जैक्टली आप एक्सेप्ट नहीं करके उसमें कुछ मॉडिफाई करके अगर एक्सेप्ट कर रहे हो, या फिर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन ला रहे हो, या फिर आप एक फ्रेश ऑफर दे रहे हो, देख सुनिए भाई ये तो नहीं हो सकता, ये होगा। तो काउंटर ऑफर क्या होता है ना, ओरिजिनल ऑफर को रिजेक्शन करता है, ऐसा मानते हैं। तो जैसे ही आप काउंटर ऑफर करते हो, वो ओरिजिनल ऑफर ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाता है। और जब पर्सन काउंटर ऑफर करता है कि फिर से वो चेंज करता है अपना माइंड कि हाँ नहीं, आप जो कहते हैं वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो वैसा भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अब जैसे बता रहे हैं, ए एक ऑफर किया था और कुछ चीज, बी उसको काउंटर करता है, दैट मीन्स कि नहीं ये तो नहीं होगा, वो होगा। ओरिजिनल ऑफर जो था फिर से वो आदमी जाकर के एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं, ए ऑफर कर रहा है इसका बाइसाइकिल की 200 रुपया में बेचेंगे इसको बी को, बी कहता है कि हम 170 रुपया में खरीदेंगे। जैसे ही बी कहता है 170 रुपया में खरीदेंगे, दैट मीन्स कि जो 200 वाला ऑफर था बी अब रिजेक्ट कर रहा है। बी कह रहा है 170, ए कह रहा है 200। तो जैसे ही बी 170 कहता है, जो ओरिजिनल ऑफर हमारे पास आया था 200 वाला, उसको वो कैंसिल कर रहा। और बी एक ऑफर दे रहा है 170 रुपए में अपना बाइसाइकिल खरीदेंगे, दैट मींस इज द सेकंड ऑफर। नाउ ए की माइंड में अगर वो एक्सेप्ट करने का मूड में होगा, एक्सेप्ट कर लेता है, तो बी का दिया गया ऑफर एक्सेप्ट हुआ माना जाएगा 170 रुपया वाला। दैट मींस कि योर ऑफरर विल बी बी एंड द एक्सेप्टर विल बी ए। नाउ द ओरिजिनल जो ऑफर था वो लैप्स हो चुका है। पूरा ट्रिक समझ में आया ना। हम जो ऑफर किए थे जिस रेट में, अगर आप छेड़खानी करते हो, इसका मतलब आप ऑफर दे रहे हो, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। नाउ यू विल बी द ऑफरर, आई विल बी द एक्सेप्टर, बट द ओरिजिनल ऑफर ऑफ द रुपीज 200 दैट लास्ट। अरे भाई बहुत सही बात है, आप बोल दिया ना। अगर बी माइंड मेकअप करता है, नहीं भाई ठीक है वो नहीं मान रहे हो, तो 200 रुपया वाला जो ऑफर है हम उसको एक्सेप्ट कर देते हैं, अब ये नहीं हो सकता है, ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। अब ये आपकी लाप्स हो चुका है ऑफर, आप फ्रेश ऑफर कर रहे हो और उसको एक्सेप्टेंस कर रहे हो, तो ओरिजिनल ऑफर ये लाप्स हो चुका है माना जाएगा। दिस इज द फ्रेश ऑफर, उसका एक्सेप्टेंस हो सकता है, लीगली कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन ओरिजिनल वाला अब नहीं रहा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, अब सातवां पॉइंट में अगर आए तो बाई रिवोकेशन आ गया, ठीक है ना। ये बात है बाई रिवोकेशन। रिवोकेशन मतलब मना करके, यही बात है। तो इफ द ऑफरर रिवोक्स द ऑफर, दैट मीन्स कि हम ऑफर दिए थे, वो कैसे कैंसिल हो सकता है ना, एक्सेप्टेंस से पहले हम ही उसको रिवोक करेंगे, दैट मीन्स विड्रॉ कर लेंगे, तो ऑब्वियसली दैट ऑफर स्टैंड्स लैप्स्ड। अब रूल के हिसाब से देखें तो ऑफर कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर इट एक्सेप्टेड बाय कम्युनिकेटिंग ए नोटिस ऑफ रिवोकेशन टू द ऑफर। तो पहले अभी जस्ट तो पढ़े थे कि ये एक्सेप्टेंस की लेटर जब एक्सेप्ट हो जाएगा, उसका कम्युनिकेशन जब भेजा जा रहा है उससे पहले। फॉर एग्जांपल, अब ऑक्शन सेल आप देखे हो, ऑक्शन सेल में क्या होता है कि 50,001, 50,002, 50,003, फिर हमारे को टेबल में लगा दिया जाता है। तो जो हाईएस्ट बिडर होगा ऑक्शन में, मतलब जब नीलामी हो रहा है, नीलामी में जो हाईएस्ट बिडर होगा, मानो कि 50,000 रुपया कहा है, तो यहाँ पे जो नीलाम कर रहे हैं वो कहेगा 50,000 रुपया एक, 50,002, 50,003, फिर हमारे को करता है ढार। समझ आई बात? ऐसे ढार। तो उस फॉलोअप हमारे से पहले आप कोई भी टाइम पे जो बीड लिए हो उसको विड्रॉ कर सकते हो, सब्सिक्वेंट आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो। अब लीगली बाउंड हो कि आपको पता है, मजाक मजाक में आप नीलामी में नहीं बैठ सकते हो, अदरवाइज आपकी घर जमीन जायदाद बेचे दिए जाएंगे, ठीक है ना। कोई मजाक में नीलामी में नहीं बैठ सकता है, वो लीगली बाउंड हो आप। तो यहाँ पे बात ये हो रहा है कि एक्सेप्टेंस से कम्युनिकेशन जो हो रहा है उससे पहले आप अपना ऑफर जो है, आप 50,000 में खरीदेंगे, कुछ नीलाम चीज आप कह रहे हो, तो फॉलोअप हमारे से पहले आपको कंसेंट को विड्रॉ करना पड़ेगा। जब कर दे कंसेंट ही अपना, ऑफर ही अपना विड्रॉ कर रहे हैं, तो रिवोकेशन ऑफ ऑफर हो गया, तो उसमें भी ऑफर कैंसिल हो गया। बहुत इजी बात है। नेक्स्ट 8 में क्या आएगा ना, सब्सिक्वेंट वो इलीगल हो गया या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर हो गया। दैट मींस कि ए जो ऑफर किया था बी को,
अगर वो जो ए के पास सामान था वो डिस्ट्रॉय हो गया, तो अब तो ऑफर कैंसिल हो गया ना। या फिर मानो ए जो बी को ऑफर किया था वो इलीगल हो गया, कुछ एक ऐसा हादसा हुआ कि और आगे वो काम नहीं हो सकता है गवर्नमेंट की नोटिस के द्वारा, या फिर कोई रूल्स रेगुलेशन के द्वारा, या फिर हम जो काम कर रहे थे वो बीच में इलीगली हो गया, ठीक है ना, तो नहीं हो सकता। जैसे हम देख रहे हैं ना, ऑफर लैप्स हो सकता है अगर वो इलीगल हो जाता है बिफोर एक्सेप्टेड। इलीगल का मतलब क्या होता है कि लीगली प्रोसेस नहीं हो सकते हैं, नॉट नेसेसरली दैट इलीगल मतलब किसी का गला काटोगे, तुम घूम रहे होगे शहर में, गला तो काट ही देगा ना कोई, समझ रहे हो कि नहीं बात, वो नहीं होता है। दूसरा, नाउ एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो दिल्ली का ए ऑफर करता है कि 100 बैग्स ऑफ राइस हम लखनऊ को बेचेंगे, बी में जो लखनऊ है बेचेंगे सर्टन डेट। बट यहाँ पे क्या होता है, ऑफर एक्सेप्ट हो गया है बी के द्वारा, ठीक है ना, तो काम नहीं हो सकता और कुछ, वो एक्सेप्ट हो गया। लेकिन बी एक्सेप्ट करने से पहले गवर्नमेंट एक लेटर इशू करता है कि वो प्रोहिबिट कर रहे हैं गवर्नमेंट कि इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स अभी नहीं हो सकते हैं। मानो ऐसा कुछ है कि अब बी दिल्ली का है ना, ए दिल्ली का है, बी लखनऊ का है, इंटरस्टेट फूड ग्रेन्स अभी ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो ए ऑफर किए थे अब वो कैंसिल हो चुका है, क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स दिए हैं, तो अब इलीगल काम नहीं हो सकता है। वही बात है, मानो कि रास्ते में आपका जो फूड ग्रेन्स आपके पास जो था, वो आप ऑफर जब दिए थे वो डिस्ट्रॉय हो गया, अब तब भी नहीं हो सकते हैं। तो डिस्ट्रक्शन और इलीगलिटी बिफोर एक्सेप्टेंस दैट लीड्स टू लैप्स ऑफ एन ऑफर। नेक्स्ट, अब इस सारे की चीज को सम अप करते हैं, समझ में आई बात, सारे के सारे चीज को हम सम अप करते हैं। तो चैप्टर बहुत बड़ा था, पहले से लंबा ये होकर है, ये अभी देखिए आप 126 नंबर पेज हम पढ़ रहे हैं, तो ये सब ऑलरेडी कवर हो चुका है, ठीक है ना, कि कब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब होंगी, ठीक है ना, डेफिनेट ऑफर कैसे होगा भाई, वन पार्टी या अनदर पार्टी कैसे एक्सेप्ट करेगा, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस बताएं, ऑफर को कैसे वैलिड कहा जाएगा, इट मस्ट बी इंटेंडेड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, कौन कौन से कंडीशन रहेगा तो ऑफर वैलिड होंगे, ये चीज पहले से बात हो चुका है, इसके बाद खत्म हो चुका है। सिमिलरली ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों के बीच में कैसे हो सकता है, ये चीजें बात हो चुके हैं। तो ये अभी का जो पढ़े उसका हम सम अप लेते हैं। अभी देखिए कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन पढ़ रहे थे, तो सीधा सीधा बात है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट कब हो रहा है ना, जब ये नॉलेज में आ रहा है पर्सन टू व्हिट इज मेड, जिसको हम ये ऑफर कर रहे हैं उसके नॉलेज में जब आ जा रहे हैं तब कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है ना। और एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेशन हो रहा है, ये दो जगह है, ठीक है ना। ऑफरर के लिए कब हो रहा है ना, जब चिट्ठी पोस्ट किए जा रहे हैं कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में जो है, और एक्सेप्टर के अगेंस्ट में ये कब है ना, जब ऑफरर के पास ये चिट्ठी पहुंच जाएगा, उसकी नॉलेज में जब आ जाएगा, तब एक्सेप्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्टर हो गया। तो ऑफरर के लिए अलग रूल है कम्युनिकेशन का, एक्सेप्टेंस के लिए अलग रूल है, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो आप देखते हैं ना, ऑफर रिवोक हो सकते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, इट इज एक्सेप्टेड, बहुत सिंपल है। तो आप लेटर में भेज दोगे एक्सेप्टेंस, तो ये आपकी रिवोक हो सकते हैं। ऑफर ऑफर रिवोक हो सकता है। अब एक्सेप्टेंस कब रिवोक हो सकता है ना, एनी टाइम बिफोर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रीचेस टू द ऑफरर, ऑफरर के पास जब तक ये लेटर नहीं पहुंचता है उससे पहले अगर आप रिवोक करते हो तो हो जाएगा, उसके बाद नहीं होगा। तो कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कैसे कंप्लीट होता है ना, जो भेज रहा है रिवोकेशन का कम्युनिकेशन, जब ये चिट्ठी पोस्ट कर देगा तो उसके लिए कंप्लीट हो गया। अब रिवोकेशन का कम्युनिकेशन जब जिसके बंदा के पास पहुंच जाएगा, तो उसके पास जब ये चिट्ठी पहुंचेगा तो उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से कम्युनिकेशन हो गया मानते हैं। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, दैट मींस कि रिवोकेशन का कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन से उल्टा है। तो हम जब चिट्ठी भेज रहे हैं तो हमारे पास कम्युनिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, आपके पास जब पहुंचेगा तब आपका कम्युनिकेशन हो गया माना जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या होगा, ऑफर बंद कैसे कंप्लीट, एक ऑफर लैप्स कैसे हो सकता है, माना कि स्टिपुलेटेड टाइम दिया गया था, रीजनेबल टाइम उससे पहले आप एक्सेप्ट नहीं किए तो ऑफर लैप्स हो जाएगा। और ऑफर कब लैप्स हो सकता है, जब ऑफरर का डेथ हो गया या फिर इंसैनिटी हो गया, अब तो कंप्लीट ही नहीं हो सकता परफॉर्मेंस, तो लैप्स हो गया। और यहाँ पे ये हो सकता है कि जो कंडीशन लिखा हुआ था ऑफर में वो आप नहीं मान रहे हो, तो वो भी ऑफर लैप्स हो जाएगा। और रिजेक्शन अगर सामने वाला कर देगा एक्सेप्टर, तब भी तो ऑफर लैप्स हो जाएगा। नेक्स्ट, जो मैनर में जो प्रेस्क्राइब मोड में कहा गया था आप एक्सेप्ट करो, उस मोड में अगर एक्सेप्ट नहीं करते हो तो यहाँ पे भी ऑफर लैप्स हो गया, ऐसा माना जाएगा। और आगे देखते हैं, काउंटर ऑफर अगर करते हो तो भी ऑफर कैंसिल हो गया माना जाएगा। माना कि हम कहते हैं 200 में, आप कहते हो 170 में, तो ओरिजिनल ऑफर जाता वो रिवोक हो गया, लेकिन 170 वाला अगर एक्सेप्ट हो जाएगा तो वो सेकंड ऑफर एक्सेप्ट हुआ माना जाएगा। तो वही बात है। अब और कैसे हो सकता है लाभ शब्द ऑफर ना, ऑफर जब रिवोक कर देगा ऑफरर खुद, जो ऑफर किया था वही खुद रिवोक कर देगा कि नहीं यार हम तो मजाक मजाक में बोल दिए थे, हमको नहीं देना है अपना माल, तो ये भी हो सकता है। नेक्स्ट, और क्या होगा, जब हम ऑफर किए थे तब सही चल रहा था, मौज था, लेकिन उसके बाद वो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन या फिर कोई एक हालात ऐसा हुआ कि वो इलीगलिटी हो गया, अब आगे काम नहीं बढ़ सकता, या तो सब्जेक्ट मैटर जो था जिसको हम देने वाले थे वो डिस्ट्रॉय हो गया, तब भी ये ऑफर आगे नहीं बढ़ सकता है। तो दिस इज द समरी समथिंग, ठीक है ना, हम जो बताए थे। अब कुछ कीवर्ड्स हम हर एक चैप्टर में कीवर्ड्स देते हैं,
जो कि आपको बेहद समझने की जरूरी है। तो इसमें कीवर्ड्स क्या दें, एक्सेप्टेंस किसको कहते हैं, इंसर्ट आप याद रखोगे तो ये 1 मार्क 2 मार्क के क्वेश्चन हो जाएंगे और आप इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे और आप स्मार्ट बंदा बन जाओगे। काउंटर ऑफर किससे कहेंगे, क्रॉस ऑफर किससे कहेंगे, एक्सप्रेस ऑफर, जनरल ऑफर, इम्प्लाइड ऑफर, इन्विटेशन टू ऑफर, ऑफर रिवोकेशन, स्पेसिफिक ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर, ये सब कैसे कहेंगे, ये आप स्क्रीनशॉट करके यहाँ से पढ़ सकते हो। अदरवाइज बिलो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम में ये आपको अवेलेबल कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। पीडीएफ ये आपको ढूंढना पड़ेगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके तो बिल्कुल आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीक हम पढ़ेंगे कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, पार्टीज की कैपेसिटीज, लोनासी, ईडीओसी, माइनर, ये सब कैसे क्या काम कर सकते हैं क्या नहीं, हम डिटेल में बात करेंगे। हम आधा अधूरा बात करते नहीं है। तब तक के लिए बहुत बढ़िया, अंडरस्टैंड द पॉइंट, सब पढ़ते रहो, मौज करते रहो। तो यहाँ तक हम ऑफर एक्सेप्टेंस से पहुंचते हुए सारे के सारे बात खत्म कर चुके हैं। आप पढ़ेंगे कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, उसके बाद जो भी बात है हम करते रहेंगे। पूरा 300-400 पेज का पूरा प्रेजेंटेशन है मेरा, सब कुछ बात होता रहेगा। अंडरस्टैंड। तब तक के लिए धन्यवाद। सही में अगर आप समझे चीजों को कि हमारे पास नोट्स और क्लास सब कुछ समझे तो वीडियो लाइक एंड शेयर कर दो, बाकियों को आपके पास नोटिफिकेशन कितना मिलता रहेगा वो आपको पता है ही। बेल आइकन ऑन कर दो, आपको सब कुछ सारे सारे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। समझ में तो बाकी सब कुछ पता है ही। बहुत अच्छा लगेगा, पसंद आया आपको तब जाकर के जुड़े रहो, नहीं तो क्या बात है, अपना तो चल ही रहा है मौज।